दोस्तों, कहानी का नाम है काव्या की दास्तान। यह कहानी दिल को छू लेने वाली है, पूरा जरूर सुनिएगा। सौतेली माँ की मार और तानों ने काव्या का बचपन कब छीन लिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। प्यार से दो बोल बोलने वाली और स्नेह से प्यार खिलाने वाली अगर कोई थी तो वह थी उसकी पड़ोस में रहने वाली सरला आंटी। सरला आंटी चाहती थी कि माँ की ममता के लिए तरसते काव्या को मन को अपने प्यार से भर दे, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन दोपहर के करीब 2 बजे का समय था। मैं रसोई का काम निपटाकर अपने बेटे आदित्य के बारे में सोचते हुए थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद डाकिया होगा। काव्या आपके बगल वाले घर में रहती थी। मैं कुछ पल उसे पहचानने की कोशिश करती रही, फिर अचानक मेरी आंखें फैल गई। अरे काव्या, तुम यहाँ कैसे? यहाँ क्या हाल बना रखा है तुमने? एक साथ न जाने कितने सवाल मेरे मुंह से निकल पड़े। मैंने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से उसे अंदर ले आई। काव्या बिना किसी सवाल का जवाब दिए एक छोटे बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा, मेरे कहने पर वह यंत्रवत कुर्सी पर बैठ गई। मैंने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे के नक्श बेहद सुंदर थे। रंग गोरा था और बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ा रही थी। लेकिन यौवन की दहलीज पर पहुंच चुकी काव्या का शरीर देखकर मेरा दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई हो। मैंने प्यार से पूछा, बेटा कैसी हो? काव्या ने नजरें झुका ली, बहुत धीमी आवाज में बोली, आंटी मैंने आपको कितने पत्र लिखे थे, लेकिन आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं कुछ नहीं बोली। मेरे मन में पुरानी बातें घूमने लगी। मैंने कहा, बेटा तुम्हारे पत्र मेरे पास आते रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा। मेरी बात सुनकर काव्या कुछ पल खामोश रही। शायद वह मेरा डर समझ गई थी। फिर अचानक उसने कहा, आंटी 2 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे खाना खिला दीजिए। मैं अपने जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। माँ रोज मारती है, रोज ताने देती है। इतना कहते कहते वह मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने घबराकर उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही मेरा स्पर्श उसे मिला, उसके अंदर दबा हुआ सारा दर्द आंसुओं के रूप में बाहर निकल आया। वह फूट फूट कर रोने लगी। आंटी कई बार मन करता था कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। कई बार लगता था कि कहीं भाग जाऊं, लेकिन दुनिया की यह सच्चाई जानती हूँ, जब मेरे अपने माँ बाप मुझे स्वीकार नहीं करते तो भला कोई और मुझे अपने आंचल की छांव क्यों देगा? वह रोते हुए बोली, बचपन से माँ की ममता के लिए तरसती रही हूँ। आखिरकार अब वह घर हमेशा के लिए छोड़कर आपके पास आ गई हूँ। मैं बस वही प्यार ढूंढने आई हूँ जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। प्लीज आंटी मुझे मना मत करना। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक मैं हूँ तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। काव्या एक छोटी बच्ची की तरह मुझसे चिपक गई। मैं रसोई में उसके लिए खाना लेने गई तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या क्या खिलाऊं। मैंने पूरी थाली करीने से सजाई और उसके सामने रखी। थाली देखकर काव्या की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। मैंने पूरी थाली करीने से सजाई और उसके सामने रखी। थाली देखकर काव्या की आंखों से आंसू फिर निकल पड़े। मैंने उसे प्यार से समझाया, अब रोना नहीं है, पहले खाना खाओ। वह धीरे धीरे खाना खाने लगी और मैं अतीत में खो गई। काव्या का बचपन। काव्या महज 2 साल की थी।
जब किस्मत ने उससे उसकी माँ छीन ली थी। काव्या की माँ को फेफड़े का कैंसर था। उसके पिता रमेश ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए बहुत इलाज कराया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह बच नहीं सकी। पत्नी की मौत ने रमेश को अंदर तक तोड़ दिया। कई महीनों तक वह उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन रिश्तेदारों और दोस्तों को समझाने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शायद उनके मन में यह भी था कि काव्या अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना जरूरी है। रमेश की दूसरी शादी मंजरी से हुई। शादी के शुरुआती कुछ महीने ठीक ठाक बीत गए। मंजरी का काव्या के प्रति व्यवहार भी सामान्य था, लेकिन जैसे ही मंजरी की कोख में बच्चा आया, काव्या के प्रति उसका व्यवहार बदलने लगा। कुछ समय बाद मंजरी ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। रमेश को बेटी की उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद मंजरी की 4 बेटियां हो गई। जैसे जैसे घर में बच्चों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे काव्या की परेशानियां भी बढ़ती गई। मंजरी हर छोटी बड़ी बात पर उसे डांटती और मारती। काव्या के शरीर पर पड़े काले निशान उसकी सौतेली माँ की बेरहमी की कहानी खुद कहते थे। जब बच्चों को माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की जरूरत होती है, उस उम्र में काव्या के मासूम गालों पर थप्पड़ों के निशान दिखाई देते थे। मंजरी जब खुद मारते मारते थक जाती थी तो काव्या की शिकायत उसके पिता से करती। शुरुआत में रमेश ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन रोज रोज पत्नी के कान भरने से आखिरकार वह भी काव्या को मारने लगे। सच ही कहा गया है, जब माँ दूसरी हो जाए तो बाप भी अक्सर तीसरा हो जाता है। नन्ही काव्या को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार पड़ती तो उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी। निकलती थी तो सिर्फ सिसकियां। वह खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि रोने पर मार और ज्यादा पड़ती थी। खाने के नाम पर उसे बहनों का बचा हुआ जूठन मिलता। वह अपनी बहनों को दूध पीते और फल खाते देखती तो उसका मन भी ललचा उठता, लेकिन उसके हिस्से में कभी कभार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध या फल आता। कई बार जब वह जूठे गिलास धोने ले जाती तो उसमें थोड़ा पानी डालकर वही पानी पी लेती। उस बच्चे के अंदर गजब का धैर्य था। शुरुआत में काव्या मेरे घर आ जाया करती थी, लेकिन बाद में मंजरी ने उससे मेरे घर आने से भी मना कर दिया। काव्या के साथ इतनी निर्दयता देखकर मेरा दिल तड़प उठता था। मैं सोचती थी, आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष है। एक दिन मंजरी ने सारी हदें पार कर दी। उसने काव्या का बिस्तर और सामान घर से निकालकर बगल में बने गैराज में रखवा दिया। मेरी छत से वह गैराज साफ दिखाई देता था। सर्दियों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी मैंने देखा कि काव्या एक थाली में अपने भाई बहनों का बचा हुआ खाना लेकर गैराज की ओर जा रही थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह शर्म के मारे दौड़ने लगी, लेकिन तभी उसके पैर में पत्थर से ठोकर लगी और उसके हाथ की थाली जमीन पर गिर गई। आवाज सुनकर मंजरी बाहर दौड़ आई। उसने बिना कुछ पूछे काव्या के चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। कहीं कि मर क्यों नहीं जाती? जब तेरी माँ मरी थी तो तुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? मेरे लिए जी का जंजाल बन गई है। चलते नहीं बनता, मोटाई चढ़ी है। जहर खाकर मर जा, अब और खाना नहीं मिलेगा, भूखी मर। उसके हाथ और आवाज दोनों लगातार चल रहे थे। मैं छत पर खड़ी यह सब देखकर पत्थर की तरह हो गई। उस दिन मैंने बहुत सोच विचार किया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने काव्या को इशारे से बुलाया और पूछा, खाना खाएगी? पहले तो मेरा इशारा समझ नहीं पाई, फिर धीरे से उसने सिर हिला दिया। मैं रसोई में गई। जो खाना बचा था उसे एक पॉलिथीन में रखा और रस्सी से बांधकर नीचे लटका दिया। काव्या ने बिना किसी औपचारिकता के खाना लिया और गैराज में चली गई। वह वहीं बैठकर खाना खाने लगी। धीरे धीरे यह एक सिलसिला बन गया। घर में जो भी बनता मैं काव्या के लिए थोड़ा जरूर रख देती।
मौका देकर उसे दे देती। उसे खाना खिलाकर मुझे ऐसा आत्म सुख मिलता जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ ही दिनों में उससे मेरा लगाव इतना बढ़ गया कि हम दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। हम बहुत कम बोलते थे, लेकिन हमारी आंखें और इशारे एक दूसरे से बहुत कुछ कह देते थे। वह 10 दिन, एक बार मेरे भाई की शादी थी। मुझे 10 दिनों के लिए मायके जाना पड़ा। मैं घर से चली गई, लेकिन काव्या की याद बार बार मुझे परेशान करती। खासकर खाना खाने के समय उसकी याद बहुत आती। मैं सोचती कि पता नहीं आज उसने खाना खाया होगा या नहीं। हमारे बीच कभी लंबी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसके मन की हर बात मुझे समझ आती थी। 10 दिन बाद जब मैं वापस घर लौटी तो सबसे पहले छत पर गई। वहां मुझे पत्थरों से लिपटे हुए ढेर सारे कागज दिखाई दिए। मैं समझ गई कि काव्या ने भेजे थे। एक कागज खोला, उस पर लिखा था, आंटी अब कहाँ चली गई हो, कब आओगी? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी आओ। दूसरा कागज खोला, उसमें लिखा था, कल मैंने माँ से अच्छा खाना मांगा था तो उन्होंने मुझे गर्म चिमटे से मारा। मेरा हाथ जल गया, अब उनमें घाव हो गया है। कागज पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नीचे देखा तो काव्या अपनी कुर्सी में दुबकी हुई बैठी थी। मैं दौड़कर नीचे गई, मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूड़ियाँ लेकर फिर छत पर आई। मैंने काव्या को इशारा किया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। काव्या ने तुरंत डिब्बा खोला और खाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन पायल वहां आ गई। पायल ने काव्या को मिठाई खाते देखा तो जोर से चिल्लाने वाली थी। काव्या ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया, फिर धीरे से बोली, तू भी मिठाई खा ले। पायल ने मिठाई खा ली, लेकिन अंदर जाकर उसने अपनी माँ से सब कुछ बता दिया। मंजरी बहुत गुस्से से बाहर आई। उसने काव्या के हाथ में डिब्बा छीना और जमीन पर फेंक दिया। भूखी मर रही थी क्या? घर में खाने को नहीं है जो पड़ोस में भीख मांगती फिरती है? अंदर चल, बर्तन पड़े हैं, मांज कर धो। बड़ी आई मिठाई खाने वाली। मंजरी ने काव्या के साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ कहा और अंदर चली गई। उस घटना के बाद कई दिनों तक काव्या मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वह कहीं चली गई होगी। एक दिन मैं छत पर चने की दाल सुखाने गई। वहां फिर एक कागज पत्थर में लिपटा पड़ा था। मैंने कागज खोला, लिखा था, प्यारी आंटी, जब से होश संभाला है मार खाती आ रही हूँ। क्या जिन बच्चों की माँ मर जाती है उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता? मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया? क्या जिन बच्चों की माँ मर जाती है उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता? मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया? पापा तो मेरे अपने हैं, फिर भी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? खैर छोड़िए, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। पापा का ट्रांसफर हो गया है। अब हम लोग कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। फिर मैं अपना दर्द किससे कहूँगी? आपकी बहुत याद आएगी। काश आंटी आप मेरी माँ होती, कितना प्यार मुझे करती। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अब ज्यादा लिख नहीं पा रही। आपकी काव्या। मैं देर तक उस कागज को हाथ में लेकर बैठी रही। समय गुजरता गया, समय धीरे धीरे बीतता गया। मैं अक्सर अपने पति विनोद से काव्या के बारे में बातें करती, लेकिन वह गंभीर हो जाते। इसी कारण मैं कभी इस बात को आगे नहीं बढ़ा पाई। काव्या को लेकर मेरे मन में हमेशा एक ऊहापोह बनी रही, लेकिन समय के साथ उसकी याद धुंधली पड़ने लगी। फिर अचानक एक दिन काव्या का पत्र आया। उसके बाद कभी कभी उसके पत्र आते रहे, लेकिन एक अज्ञात भय के कारण मैं कभी उसे पत्र नहीं लिख पाई। न जाने क्यों मुझे डर लगता था कि कहीं उसके परिवार वालों को पता न चल जाए। और फिर आज इतने वर्षों बाद मेरे सामने खड़ी थी।
मैं अतीत की यादों में खोई हुई थी कि अचानक कटोरी गिरने की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। सामने काव्या बैठी थी, शायद उसके हाथ कांप रहे थे, इसी वजह से कटोरी गिर गई थी। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा। मैं उसे अंदर वाले कमरे में ले गई। मैंने अपनी एक साड़ी उसे पहनने के लिए दी। बसंती रंग की साड़ी में काव्या बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उसके बाल संवारे। उसके चेहरे पर पहली बार मुझे थोड़ी रौनक दिखी। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। बात करते करते न जाने कब काव्या को नींद आ गई। वह सो गई, लेकिन मेरे मन में एक नया तूफान शुरू हो गया। एक तरफ मन कह रहा था कि काव्या को हमेशा के लिए अपने पास रखूं। दूसरी तरफ डर था कि विनोद क्या कहेंगे। क्या वह एक पराई लड़की को हमारे घर में स्वीकार करेंगे? इन्हीं सवालों में शाम के 7 बज गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विनोद ऑफिस से लौट आए थे। मैंने दरवाजा खोला। उन्होंने अंदर आते ही पूछा, आज पूरे घर में अंधेरा क्यों है? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? मैं इतनी उलझन में थी कि घर की बत्तियां जलाना तक भूल गई थी। मैंने जल्दी से बत्तियां जलाई और रसोई में जाकर उनके लिए चाय बनाने लगी। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, काव्या के बारे में विनोद को कैसे बताऊं? क्या वह उसे स्वीकार करेंगे? विनोद शायद मेरी परेशानी समझ रहे थे। उन्होंने पूछा, आज तुम इतनी परेशान क्यों हो? इतनी बेचैनी मैंने तुम्हारे चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी। क्या बात है, मुझसे नहीं बताओगी? शायद मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, काव्या आई है। मेरा इतना कहना था कि विनोद गंभीर हो गए। कुछ देर तक घर में बिल्कुल खामोशी रही। रात का खाना हम तीनों ने साथ खाया। काव्या को अलग कमरे में सुलाकर मैं अपने कमरे में आ गई। विनोद बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट लेकर लेटे थे। मैं भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। काफी देर तक हम दोनों करवटें बदलते रहे। फिर अचानक विनोद की आवाज ने मेरी सोच पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा, देखो, मैं काव्या को उसकी माँ तो वापस नहीं दे सकता। मैं चुप रही। वह आगे बोले, लेकिन उसे माँ जैसा प्यार देने वाली सास जरूर दे सकता हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा। विनोद बोले, मैं काव्या को इस घर में सिर्फ एक पराई लड़की की तरह नहीं रख सकता। समाज सवाल करेगा, लेकिन वह हमारे घर की बहू बनकर आएगी तो कोई सवाल नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि काव्या हमारे बेटे आदित्य की पत्नी बनकर इस घर में आए। मैं अवाक रह गई। उन्होंने तो मेरे मन की ही बात कह दी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विनोद इतना बड़ा फैसला इतनी सहजता से ले लेंगे। मैं उनके सीने से लग गई और रो पड़ी। उस पर मुझे अपने पति पर गर्व महसूस हुआ। मैंने सोचा, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना विशाल हृदय वाला जीवन साथी मिला। लेकिन हमारे मन में एक और चिंता थी, क्या आदित्य इस फैसले को स्वीकार करेगा? आखिर उसकी जिंदगी का सवाल था। वह डॉक्टर बन चुका था। हो सकता है उसके जीवन में कोई लड़की हो। हमने कभी उससे शादी को लेकर बात भी नहीं की थी। कई बार मन हुआ कि फोन करके उससे पूछ लूं, लेकिन फिर लगा कि इतनी बड़ी बात फोन पर करना उचित नहीं होगा। इसलिए हम उसके घर आने का इंतजार करने लगे। काव्या की जिंदगी बदलने लगी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे काव्या की सेहत सुधरने लगी। उसके चेहरे पर रंगत लौटने लगी। सूखी त्वचा में चमक आने लगी। आंखों में फिर से जिंदगी दिखाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे गर्मी की भीषण तपिश के बाद बारिश की पहली बूंदें किसी सूखे पौधे को फिर से हरा कर देती है। मेरे आंचल की छाव पाकर काव्या में नई जान आ गई थी। इस बीच उसने कंप्यूटर और कुकिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। वह अब आत्मविश्वास से भरी दिखाई देने लगी थी। फिर वह दिन भी आ गया जब आदित्य दिल्ली से वापस घर आया। मैंने बेटे को देखकर मुझे जितनी
खुशी हुई। उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता मुझे उसके फैसले को लेकर थी। एक दो दिन बाद मैंने महसूस किया कि आदित्य भी काव्या से प्रभावित है। तब मैंने उससे अपने मन की बात कह दी। मैंने कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि काव्या इस घर की बहू बनकर आए। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, माँ, अगर आपने काव्या में अपनी बेटी देखी है तो मैं भी उसमें अपनी जीवन संगिनी देख सकता हूँ। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। मैं तेजी से दोनों की शादी की तैयारियों में जुट गई। साथ ही काव्या के पिता रमेश को भी इस फैसले की सूचना भेज दी गई। लेकिन शादी में ना मंजरी आई और ना ही रमेश। काव्या को आखिरी पल तक उम्मीद थी कि उसके पिता जरूर आएंगे। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन रमेश नहीं आए। उसकी बची खुची उम्मीद भी टूट गई। फिर भी उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। नई जिंदगी। काव्या और आदित्य की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। जिस लड़की ने बचपन से माँ की ममता के लिए तरसते हुए जिंदगी गुजारी थी, आज उसी लड़की को एक नया परिवार मिल गया था। एक ऐसा घर जहाँ उसे कोई मारने वाला नहीं था। एक ऐसा घर जहाँ उसे जूठन नहीं बल्कि प्यार से परोसा हुआ खाना मिलने वाला था। एक ऐसा घर जहाँ उसके आंसुओं की कीमत थी और सबसे बढ़कर उसे माँ का आंचल मिल गया था। शादी के बाद जब काव्या पहली बार मेरे पास आई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, बस एक शब्द। लेकिन उस शब्द ने मेरी आंखों में आंसू का सैलाब ला दिया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन मुझे लगा कि मैंने सिर्फ काव्या को नहीं अपनाया था, बल्कि उसे छोटी बच्ची को भी अपनाया था, जो वर्षों पहले अपने गैराज के एक कोने में बैठकर माँ के प्यार के लिए तरसा करती थी। कभी कभी जिंदगी हमें रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसासों से देती है। काव्या को जन्म देने वाली माँ दुनिया से चली गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी माँ जरूर आ गई थी जिसने उसे जन्म तो नहीं दिया था, मगर माँ जैसा प्यार जरूर दिया था। और शायद यही सच्ची ममता है। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।